and welcome to TEDitate. TEDitate is TEDxSRCC's official podcast where we bring to you diverse speakers from all walks of life who help us redefine knowledge and inspire change. Today we have with us someone who is known for as Sari Wali creator. She also has been honored with a national award by the Prime Minister. She has a community of over 5 lakh plus followers, and we love her for her spiritual content and her contributions to promoting India's culture and heritage. So we have the privilege to hosting none other than Janvi Singh. Thank you so much. How sweet of you. So ma'am, while you are sitting with us, we feel a positive energy. I feel like there's something positive, I feel upbeat and I feel relaxed. Thanks. Just because you are sitting here. So ma'am, what in your opinion is the reason behind that? I think it's all the love that I get from the lovely audience. But honestly मुझे ऐसा लगता है कि जब भले का संग होता है तो सब भला ही भला होता है, तो you know वो जो ऑरा होता है वो भी वैसे ही क्रिएट होता है. Even when I meet people who have been doing such work और जिनका भाव बहुत प्योर होता है, वो ऑरा अपने आप शायद क्रिएट हो जाता है. So I think somehow I'm following that path. Absolutely. So yeah. सो मैम, आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी यंग एज पे आपने स्पिरिचुअलिटी को अडाप्ट करा. सो वेयर इट स्टार्टेड, क्या आपका बचपन से था कि इसमें इंटरेस्ट है, या देयर केम अ पॉइंट ऑफ लाइफ कि ओके दिस इज़ द वे, दिस इज़ द पाथ? ऑनेस्टली बचपन से इफ़ यू विल सी मी एंड एनीवन अराउंड मी जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, दे टेल मी नाउ दैट यू वर द एग्जैक्ट अपोजिट, एंड इवन आई नो that I've been exact opposite of this what I am right now. So I've been a borderline atheist all my life, all my 15 years of life almost, and I've never believed in these things. But मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जिस फेज़ में मैं नास्तिक थी, तो मुझे ये भी लगता है कि मैं बहुत जिज्ञासु नास्तिक थी. So I've been always curious, but at the same time I have been very always somehow questioning on our culture and all the rituals that we see जो हमारे घरों में होते हैं. तो मैं देखती थी कि हाँ पूजा हो रही है, यदि कोई कार्य हो रहा है घर में तो हो रहा है, ठीक है, बट जस्ट टेल मी द रीज़न कि क्यों हो रहा है. लॉजिक है ना, लॉजिक चाहिए होता है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई सी नाउ इज दैट से दैट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट मैजिक, बट आई डोंट रियली बिलीव दैट. इट्स अबाउट लॉजिक एंड देन मैजिक समहाउ, राइट. तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है. इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो इट, सो यू डिनाई इट बाय सेइंग दैट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक्स, राइट. तो आई नेवर बिलीव दैट, एंड आई हैव ऑलवेज क्वेश्चनड ऑन थिंग्स, एंड उसका क्योंकि कहीं आंसर मिलता नहीं था. जब भी हम अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं तो उनको भी नहीं पता है कि वो जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो क्यों फॉलो कर रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट कि उनके प्रीवियस जनरेशन फॉलो कर रही है इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं, बट दैट शुड नॉट बी अ रीज़न टू फॉलो इट. इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन दैट यू आर अपहोल्डिंग राइट नाउ. बट देन इवन इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स, एंड अगर कुछ गलत होता है इस बीच में, तो वो विश्वास तो आपका टूट जाएगा. तो ये विश्वास तो बहुत कच्चा है कि आप इस बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं. यू डोंट हैव योर ओन रीज़न टू फॉलो इट. So somehow I also figured out कि I need a reason to follow it, and इसमें मेरी मम्मा का बहुत रोल है. तो कोविड के टाइम पे she actually picked up the श्रीमद् भगवद गीता जी, एंड उन्होंने पढ़ना शुरू किया था और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया. बट इट वॉज नॉट लाइक कि उन्होंने कहा और मैंने पढ़ लिया, बिकॉज ऑफकोर्स हम उस एरोगेंस में या उस इग्नोरेंस में होते हैं when we are not into these things. So I've been that same person जो बहुत हमेशा वो इग्नोरेंस और एरोगेंस में रही हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं माननी हैं. एंड इन आवर जनरेशन यू वुड रिलेट दैट इट्स वेरी कूल टू बी मतलब बहुत कूल लगता है हमें ये फॉलो ना करना या हाँ डिस्कनेक्ट होना, एंड सिर्फ वो वेस्टर्नाइजेशन को अपनाना या वो चीज़ों को अपनाना जो हमें लगता है कूल है, जस्ट टू फिट इन दैट पीयर ग्रुप और जस्ट टू फिट इन दैट सोसाइटी. तो आई हैव बीन दैट सेम पर्सन कहीं ना कहीं प्योर प्रेशर से या जो भी आसपास के लोग थे उनसे. बट देन इवेंचुअली माई मम्मा सेड कि तुम जो ये सवाल पूछती रहती हो मुझसे कि ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, यू माइट गेट ऑल ऑफ दोज आंसर्स हियर. तो तब मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं पढ़ के देख सकती हूँ. एंड दैट्स व्हेन आई पिक्ड इट अप, एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग कंटेंट एट दैट टाइम. आई यूज्ड टू शेयर ऑल द learnings of the self-help and non-fiction books I used to read. So it was a very seamless transition for me. It was not a one-day decision that okay now I have to be spiritual. It's a very seamless transition
लाइफ में जब अध्यात्म आया तो वो धीरे धीरे कंटेंट में भी आ गया, बिकॉज somehow I was already sharing the things that I used to read. So when I picked up the Srimad Bhagavad Gita, I started sharing that, and that's how this particular content and the whole journey started. So yeah. Okay. So, ma'am, since you mentioned that you have read Bhagavad Gita, Yeah. and you are also in our age group only, Yeah, you're yeah. just 21, right? Yeah. So, अगर आप इसी एज ग्रुप में हैं, so we can also call you Gen Z. Yeah, So, first. आप Gen Z के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो about भगवद गीता, about following spirituality, something about your content that आपको लगता है कि this is something जो Gen Z के पास होना चाहिए? See, honestly, the kind of content that I see on social media is very, different nowadays. मैंने कल ही जैसे ट्वीट किया था that nowadays we have somehow हमने एक like sort of vulgarity or maybe some sort of very like that way that sort of content that is not very leading the society to in a very good way. कहीं ना कहीं हम उसको बहुत normalize करते जा रहे हैं. More है like ना? Western. हाँ, more like Western. And it's not just about being Western, I think. I don't have any problem if you're adopting a Western culture. It's just that you're adopting the Western culture and then you're also leaving your roots. So that is the problem. I'm not saying that you have to completely leave that particular thing and you just have to follow this. It's not a case. It's just that कि ना तो वो अच्छे से follow कर पाते हो और ना ये अच्छे से follow कर And पाते हो. roots भी पीछे छूट जाते हैं. हाँ, exactly. So nowadays we have normalized all of that, that sort of content and all the young people and जो teenagers हैं या जो भी मतलब मेरे एज के हमारे एज के जो लोग हैं, they are following that particular path and they are like dying for that particular person who is promoting that sort of content. तो मुझे लगता है it's just gonna lead you to destruction and that toxic culture, nothing else. So I think that is not good thing. I know that 99% of the social media content is all about that. Yeah. But there's still a 1 or 2% जो अच्छा भी करते हैं. So why not to follow that too, right? तो मुझे एक ये चीज़ लगती है. एंड सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू दिस स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट में भी, क्योंकि जो मैंने मेरी गलती से सीखा मैं वही बता सकती हूँ कि इट्स नॉट कूल टू डिफेम योर ओन कल्चर एंड रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी वट एवर यू से. इट्स जस्ट बिकॉज दैट आपने अभी डिस्कवर नहीं किया है. सो यू माइट थिंक दैट दिस इज नॉट कूल एंड वट द वेस्ट इज डूइंग इज वेरी कूल. And just to you're just trying to fit in that particular peer or society. तो I think ये नहीं करना चाहिए. It's just that you haven't explored this particular thing. तो यदि आप ये explore करेंगे, यदि आपको इसे समझने का प्रयास करेंगे, so you might get that how cool is this, and I term it as this as a new cool. So that's what I believe. So you have experienced this just because you chose that transitional phase. Yeah, exactly. From an atheist Right. to learning about To learning about it, and I've been into that Western culture. I have followed that. I'm not saying that I've followed it to a very extreme level. It's not that, but I was somehow going on that path and somehow वो समझ में आया और शायद कृपा थी तो वो सही रास्ता मिल गया. पर मुझे वही लगता है कि यदि वो कृपा थी भी और वो सही रास्ता मिल भी गया तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी जिज्ञासा भी थी, मेरी क्यूरियोसिटी भी थी, तो ही वो मिला. नहीं तो मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं ये करना ही पड़ेगा. आपके अंदर भी थोड़ी इच्छा तो होनी चाहिए उसको करने की. So that's what I believe. Ma'am, is there any balance between being connected to your roots and fitting into society as well? I think it's how you create the balance, है ना. जैसे मुझे लगता है कि मुझे तो मेरी जनरेशन के साथ ही जनरेशन गैप फील होता है आज के समय में, है ना. तो आई थिंक इट्स हाउ यू मेंटेन दैट बैलेंस एंड I don't make these compartment in my mind that ये मेरा जो काम है वो spiritual काम है और ये मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ तो just because I want to fit into the society. In each and everything I think वो thought हमेशा रहता है that whatever I'm doing it's just in the state of that surrender and in that supreme divine power. तो वो thought हमेशा रहता है and I don't really do things to fit in the society कि यदि कोई पार्टी कर रहा है या क्लब में जा रहा है या कुछ भी कर रहा है और उसके जो फन या एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन है और सिर्फ वहाँ फिट होने के लिए यदि मैं वो करूँ तो आई एम नॉट दैट पर्सन. आई वुड रैदर इन्जॉय कि मेरा एंटरटेनमेंट किस में है या मुझे क्या चीज़ें पसंद है, व्हाट गिव्स मी दैट फन और जॉय. तो वो डेफिनेशन अलग है. आई थिंक इट्स हाउ एवरी इंडिविजुअल मैनेजेस इट. बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी करना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अच्छा अगर मैं ऐसा करूँगा या मैं करूँगी तो वो शायद मुझे पसंद करेंगे. सो
So, ma'am, since you are so young and being so young and starting this journey of spirituality and learning about that, you have had, I think, a very less time of gaining all the knowledge. Yeah, definitely. But हम ये भी जानते हैं कि महाकुंभ is a profound thing, जो कि 144 वर्ष बाद हो रहा बिल्कुल, है, and आपको उसका इतना profound, you have so much knowledge, आपको इतना ज्ञान है, तो एंड उसके बारे में आपने एक सीरीज भी करी है। Right, yeah. सो उसके बारे में आपने इतना कैसे जाना, एंड आप जो दर्शकों तक जो आप ज्ञान दे पहुंचाते हैं, उसमें आपको कैसा महसूस होता है? आई थिंक द प्लस पॉइंट देयर इज दैट आई कम फ्रॉम दैट सिटी, तो मैं प्रयागराज। खुद प्रयागराज से आती हूँ। तो आई थिंक बचपन से देखा, इसके पहले वाला भी जो महाकुंभ हुआ है, आई थिंक 2012 और 13 में आई रिमेंबर, उसमें भी आई हैव बीन देयर, और आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट आई रिमेंबर अ बिट ऑफ इट, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो हमेशा से वो इन्फ्लुएंस रहा है, एंड ऑनेस्टली जब तक मैं प्रयागराज में थी ना, बिकॉज नाउ आई लिव इन गुड़गांव, तो जब तक मैं प्रयागराज में थी तब तक मुझे उस शहर की उतनी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि समझ ही नहीं थी उस टाइम पे दैट कि मतलब कौन सी पावन भूमि से मैं आती हूँ। एंड वंस आई मूव्ड आउट ऑफ देयर ना, तो मुझे उसकी वैल्यू अभी ज़्यादा समझ में आती है। तो जब इस बार का महाकुंभ हो रहा है, तो मुझे भी और समझने मिला, जानने मिला कि कितने लोग, मतलब करोड़ों लोग आज के दिन भी वहाँ जाने के लिए परेशान हैं, है ना। और मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग टू सी दैट सो मेनी पीपल आर कमिंग बैक टू दैट रूट, एंड समहाउ शायद कुछ लोग फोमो की वजह से या किसी किसी भी वजह से आ रहे हैं, बट मुझे लगता है आ तो रहे हैं ना, समझने का तो प्रयास कर रहे हैं ना। तो मैंने भी इस बार उसको समझने का प्रयास किया कि यदि इसकी इतनी चर्चा हो रही है, और मैं तो खासकर उस शहर से हूँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि अपने शहर में क्या हो रहा है। तो जितने भी, मतलब मेरे दादा दादी से, मम्मी पापा से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, पढ़ा जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, और इसके पहले वाले जितने कुंभ हुए हैं उसकी स्टडी की, एंड देन ये कुंभ इतना स्पेशल क्यों है उसको भी समझा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमारे बाद वाली जनरेशन भी देख पाएगी, उसके बाद वाली जो जनरेशन होगी शायद वो विटनेस कर पाएगी इसको। सो वी आर द वेरी लकी जनरेशन ऑल्सो, आई फील, कि हमने राम जन्मभूमि भी देखा और अब ये महाकुंभ भी देख रहे हैं इस वर्ष में। तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन देयर। तो यही प्रयास था कि जितना अच्छा रिसर्च कर सकूं, और जो भी लोग मेरे शहर में आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो हर एक छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी जहाँ से भी मिली तो हमने उसको कन्वे करने का कोशिश किया। एंड नाउ वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, ताकि और लोगों तक पहुँच सके। तो हाँ। सो मैम, ये जो आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी, वो एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हुई? क्योंकि आपने बोला कि आप बहुत अर्ली एज से आपने यूट्यूब स्टार्ट करा, तो व्हाट वाज द पॉइंट, आपने स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कब करा? See, as I was telling you कि I've grown up watching social media, right? मैं 4 साल की थी तब से हाथ में कंप्यूटर है। Okay. So I've seen that trend of social media growing, and it is that space that has already fascinated me a lot, throughout that phase कि ये बहुत अच्छा space है, and it gives you that freedom. You can share anything on that, anything meaningful. To be more specific, so it has been a very friendly and very interesting space for me. So I was always like कि मुझे इस space में कुछ करना है। तो कभी on screen नहीं सोचा था, honestly off screen ही सोचा था। So I've like done multiple things, digital marketing किया, बहुत अलग अलग चीज़ें करके देखी। And then when it comes to off screen, I actually started my YouTube channel when I was in class 9th. So it was a dance YouTube channel because I've been a Kathak performer. तो मैंने वहाँ से शुरू किया था, and I did that very seriously for like almost over an year. तो मैंने 10th के बाद भी, I think 11th starting में भी I was already doing it. तो काफ़ी अच्छा 1-1.5 साल मैंने वो चैनल पे काम किया very consistently. I think we have uploaded more than 200 videos on that channel throughout that 1.5 years. So I understood that consistency is never going to be an issue with me if I choose this content creation as a career. But eventually this was pre-COVID stage. So उस time पे content was not really a career. It was just a mere hobby, and ठीक है शौक के लिए कर सकते हो, and even my parents were also like that कि ठीक है तुम्हें करने दे रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा शौक है तो पूरा कर लो। और मैं भी उससे पहले भी मैं उनके बहुत बहुत जिद मैंने करी थी उनसे कि प्लीज़ मुझे ये एक बारी करके। बट दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। दे वर सपोर्टिव डेफिनेटली। पहले थोड़ा रेजिस्टेंस था ऑब्वियसली, बिकॉज थोड़ा अनकन्वेंशनल करियर है, इट्स वेरी न्यू फॉर देम, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। आई थिंक यदि आपके पेरेंट्स को कोई करियर नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स ओके। मुझे लगता है उन्हें नहीं पता है ना कि यहाँ पे उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, या
दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली, यू नो, जितने आप फ्रेंडली है वो उतने फ्रेंडली नहीं है टेक्नोलॉजी से या किसी भी नई चीज़ से. तो दे वर वेरी सपोर्टिव इंडीड, बट आई यू नो हैड अ लॉन्ग टाइम कि मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ कि प्लीज़ मुझे ये करने दे. सो देयर वाज नो हार्श रेजिस्टेंस एज इन कि नहीं ही करने देंगे. दे वर जस्ट लाइक कि डू नॉट डिस्टर्ब योर स्टडीज़ विद दैट. हर पेरेंट का आई थिंक यही कंसर्न होता है ना, अच्छा ही चाहते हैं वो. तो दैट वाज द कंसर्न एंड समहाउ आई डिड इट. बट आई वाज टेलिंग यू कि उस टाइम पे दिस वाज नॉट अ करियर. तो ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस थी, ना ही शायद टेक्नोलॉजी की हमें भी उतनी समझ थी या बहुत टेक्निकल स्टफ़ की उतनी समझ नहीं थी. तो कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी. तो 1-1.5 साल किया एंड इट डिडंट वर्कड आउट, तो आई क्लोज दैट चैनल. तो somehow I had to, मतलब कंटिन्यू करके भी आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या. इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, बट कोई गाइडेंस नहीं थी सही, तो पता ही नहीं था कि सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ. डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था. डायरेक्शन नहीं था आई थिंक. तो उस टाइम पे somehow बहुत दुख के साथ यू नो वी क्लोज दैट चैनल एंड देन आई थॉट कि मे बी दिस इज़ नॉट अ करियर फॉर मी. एंड देन 11th पढ़ाई किया, फिर 12th आया एंड देन 12th में कोविड आया. तो जब मैं 12th में थी तो तब कोविड था. तो आई हैव बीन दैट इनटू यू नो कोविड वाले बैच से. तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम घर पे, क्योंकि ऑनलाइन ही क्लासेस होती थी. सो आई थॉट अगेन इट्स अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया. एंड नाउ ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड वाले स्टेट में आई कैन सी सोशल मीडिया कितना ग्रो कर रहा है. तो नाउ आई थिंक दैट वाज समहाउ बिकमिंग अ करियर. क्योंकि उस टाइम पे तो जो एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स भी थे वो यही कहते थे कि दिस इज नॉट अ करियर, डू नॉट थिंक ऑफ इट एज अ करियर, और यू नो टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, और यू नो टू कंसिडर दिस एज अ प्रोफेशन. Even if they are making money, it was very unconventional and uncertain sort of job. But now, post-COVID, I can see that, and during COVID also, I think people were, doing really good in that space. So I thought, let's try एक बार और, try करते हैं. But this time I thought I'll not perform on the camera. I'll rather, speak on the camera. And that was not my skill, क्योंकि मैं हमेशा से ही बहुत introvert रही हूँ. Now people do not believe it that I've been introvert. I know वो नहीं मानते. It doesn't feel like now because हो गया अब तो काफ़ी समय. But I've been very introvert and मुझे नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे की जाती है. How to network and how to confidence ही नहीं था. I think वो self esteem होती ही नहीं है. तो वो कभी भी नहीं थी. और मुझे लगा परफॉर्म करना तो बहुत इजी है, तो ये भी वैसा ही होगा. बट इट इज़ एक्चुअली टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. ज़मीन आसमान का अंतर है टू परफॉर्म, और वो भी वो स्किल आपको इतनी अच्छी तरीके से आती है तो आप परफॉर्म कर लेते हैं आई थिंक. तो वहाँ पे तो मैं स्टेज फेमिलियर थी, तो कैमरा फेमिलियर भी होती चली गई. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक ऑन द कैमरा, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. इवन इफ समवन इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो दैट maybe 10-15,000 lakh people are gonna watch you after this. तो वो फियर कहीं ना कहीं आ जाता है. तो अब मैंने सोचा तो करना तो है ये, बट आई थॉट पता नहीं कैसे होगा क्योंकि आता ही नहीं है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट मैंने 90 दिन प्रैक्टिस किया था अपने फ़ोन में. आई यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोस ऐसे, मतलब आई थिंक 20-25-30 सेकेंड्स के मैक्स. एंड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व इट एवरी डे. ये भी मैंने एक किताब से ही सीखा था कि यदि आपको कोई स्किल ऐसी बिल्ड करनी है. कैन यू नेम द बुक? आई थिंक मेरे को बहुत एग्जैक्ट नहीं याद है, बट आई वाज रीडिंग मल्टीपल थिंग्स एट दैट टाइम. एक तो जो कम्युनिकेशन मैंने सीखा, दैट वाज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. इट्स अ वेरी गुड बुक, इट्स अ जेम. तो मैं वो हमेशा रिकमेंड करती हूँ. ये 90 दिन वाला मैंने किसी बुक से ही पढ़ा है, बट आई डू नॉट रियली क्लियरली रिमेंबर इट. इट्स बीन लाइक 4-5 years नाउ, बट दैट गॉट स्टक विथ मी. शायद वो उस बुक का सिर्फ यही पार्ट था जो मेरे साथ रह गया था. एंड आई टेल यू, आई फाइंड आउट कि कहाँ पे था. आई थिंक इट इज़ ईदर सम हैबिट बिल्डिंग बुक, ऐसे ही कुछ है, इसी जॉनरा में मिल जाएगी. तो उसमें था ये कि इफ़ यू वांट टू मास्टर समथिंग, सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट फॉर लाइक 90 days. तो दैट्स व्हाट आई डिड कि मुझे ये मास्टर करना था. तो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड दीज वीडियोस ऑन माय फोन. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व इट कि उसमें मेरा हैंड मूवमेंट कैसा है, एक्सप्रेशंस कैसे है, हाउ डू आई स्पीक ऑन द कैमरा. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. इट इज़ ऑल ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन. एंड आई ऑलवेज से दिस कि ऑब्जर्वेशन बहुत अंडररेटेड स्किल है दैट वी ऑफन इग्नोर. है ना, हर एक चीज़ में कोई भी चीज़ सीखनी हो ना, तो वो ऑब्जर्वेशन आपको बहुत कुछ सिखा सकती है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स. So that's what I have done. And जब मुझे वो 90 दिन के बाद लगा, and I used to share those videos with my very close friends and family, जो मुझे पता है कि जो मुझे जज नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, and मेरा अच्छा चाह के ही मुझे अच्छा बताएंगे कि क्या सुधार किया जा सकता है यहाँ पे.
तो मैं उनको शेयर करती थी एंड दे यूज्ड टू गिव मी फीडबैक कि ये अच्छा हो सकता है, यहाँ पे ये कमी है, या ये अच्छा किया जा सकता है, स्पेशली माई पेरेंट्स फॉर दैट मैटर। तो वहाँ से जब मुझे लगा कि हाँ, नाउ आफ्टर 90 days आई थिंक नाउ आई एम रेडी टू रिकॉर्ड समथिंग एंड पुट इट ऑन सोशल मीडिया, दैट्स व्हेन आई पब्लिश माई फर्स्ट वीडियो एंड इट स्टार्टेड विथ रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। ये हैबिट भी मेरे पेरेंट्स से ही आई है मुझ में, तो उनकी आदत थी तो वो मेरे अंदर भी आई, उन्होंने भी अडेप्ट करने में हेल्प किया मुझे। तो आई यूज़ टू शेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन जो भी सेल्फ हेल्प किताबों से पढ़ा वही सोशल मीडिया पे शेयर करना था। एंड व्हेन इट कम्स टू एज यू सेड कि ये स्पिरिचुअल कंटेंट बनाने का आइडिया कैसे आया, इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रेटेजिक आइडिया एज ऑफ नाउ, एज आई टोल्ड यू, इट वाज अ वेरी सीमलेस ट्रांजिशन। तो जब जो भी पढ़ा वही बताना है, तो यदि मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रही हूँ तो मैंने वही बताना शुरू किया। सो आई नेवर रियलाइज्ड इट एज इन कि अच्छा आई एम डूइंग दिस। वो बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इट हैज़ बीन सच अ सीमलेस ट्रांजिशन कि मुझे भी पता नहीं चला कि व्हेन आई स्विच टू दिस जॉनरा, इट वॉज जस्ट दैट कि वो मैंने अपने मेरे थोड़े सेल्फिश कारण से शुरू किया था कि मुझे इम्प्रूव करनी है अपनी स्किल, तो आई पुट माई वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया एंड इवेंचुअली a lot of people joined and it became a career. So yeah. So, ma'am, as you mentioned that you are an introvert. Yeah. And like even I am an introvert. Yeah. And being an introvert and talking in front of lakhs of people, Yeah. talking in front of the camera. So, can you tell us something to us introverts from your experience of that journey from being an introvert to talking in front of so many people? Honestly, it is just that very simple thing that somehow जिस चीज़ से डर लग रहा था मैंने उसको फेस किया, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि कब तक मैं उसको इग्नोर करती रहूँगी कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे कहीं ना कहीं वो जजमेंट की कहीं ना कहीं एक फियर होती है कि यदि मैं कुछ अपनी बात रखूँ तो शायद 4 लोग हंसेंगे या 4 लोग कुछ जाके बातें करेंगे। तो बट मुझे लगा कि ठीक है, यदि अगर वो हंसेंगे भी तो ठीक है, वो सिर्फ 4 लोग ही हंसेंगे, शायद और 40 लोग तो ताली बजाएंगे ना, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उन 4 लोगों से। और वो जो 4 लोग बात करेंगे वो मेरे सामने नहीं करेंगे, वो शायद पीछे जाके बात करेंगे। तो आई थिंक आई समहाउ रियलाइज्ड इट कि आप कितना भी अच्छा कर लें, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री उनको भी क्रिटिसिज्म मिलता है। इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री एंड इवन वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डूइंग समथिंग, he will get hate for no reason, no matter how charity he's doing, how good things he are doing. Some people will always criticize that particular person. So I realized that कि वो लोग तो उनको नहीं छोड़ते हैं, उनसे भी ज़्यादा मुझे लगता है लोग भगवान को नहीं छोड़ते हैं, उनको भी गाली सुनाते हैं उनको भी 4 चीज़ें बोलते हैं, तो फिर तो हम कहाँ ही स्टैंड करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ इट एंड वो हमेशा रहेगा। तो आई थिंक until unless you do not fear that face, तब तक वो जो अंदर एक हेजिटेशन है, जो एक डर है, वो बाहर नहीं निकलेगा। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। मैंने मतलब पर्सनली अपने लाइफ में बस अपने कमरे में रह के वो चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू किया। एंड व्हेन आई थॉट नाउ आई एम समहाउ रेडी टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, नोइंग दैट कि सोशल मीडिया पे अगर ये वीडियो पब्लिक हो रहा है तो आई हैव टू बी रेडी फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स, लव एंड हेट बोथ, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इट, है ना। जैसे मैं इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी समझती हूँ कि जैसे स्कूल में या कॉलेज में हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, तो कुछ 4-5 सब्जेक्ट होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, एक बहुत फेवरेट होगा और एक है जो बिल्कुल पसंद नहीं होगा। सो फॉर मी दैट सब्जेक्ट वाज मैथ्स, तो मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है, या सेम तो मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बट समहाउ वो क्लास पास करने के लिए मुझे मैथ्स पढ़नी तो पड़ेगी, आई कैन नॉट लीव दैट, है ना। कॉलेज में भी वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली ऑन सोशल मीडिया, हेट एंड क्रिटिसिज्म इज दैट सब्जेक्ट कि वो यू हैव टू गो थ्रू इट एंड लाइक नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, एज इन अगर आप कहीं स्टेज पे भी बात कर रहे हैं तो भी, तो वो जो फियर है या वो जो क्रिटिसिज्म का डर है, दैट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट दैट यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट, यू हैव टू पास इट। अगर अपनी बात आगे रखनी है या सोशल मीडिया पे यदि आप बात कर रहे हैं तो ट्रीट इट एज दैट सब्जेक्ट कि ठीक है ये एक पार्ट है, आई कैन समहाउ मैनेज इट, क्योंकि यू हैव चूजन दिस पाथ कि आप दोनों से डील करेंगे। सो आई ट्रीट इट लाइक दैट। तो हाँ, वो फेस करने से ही आएगा। एंड एज आई मेंशन कि वो बुक, तो वो मुझे लगता है वो किताब सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने किताबों से बहुत कुछ सीखा है। एंड 70% ऑफ माई स्किल्स आर फ्रॉम बुक्स, जो मैंने किताबों से सीखी है। तो जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक किताब है डेल कार्नेगी की, बहुत सिंपल चीज़ें हैं एंड स्पेशली फॉर अस इंट्रोवर्ट्स लाइक अस, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता भी हैं, पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करनी है उसकी समझ शायद नहीं है, तो वो उस किताब से आप सीख सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं
जो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा सकती है. वंस यू इम्प्लीमेंट इट यू कैन बी अ बेटर कम्युनिकेटर एंड इवेंचुअली वो इंट्रोवर्ट से थोड़ा बाहर आ सकते हैं. So that was a beautiful analogy and Thank a very strong mindset. Thank you. Also, we have heard that after school you made a decision of not going to college and pursuing content creation. Yeah. So about that, like I think parents इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा तो अपोज करते हैं. Right. स्टडीज पे फोकस करो एंड कॉलेज नहीं जाना इज अ बिग डिसीजन. सोचो सो समथिंग लाइक दैट, राइट? सो इसके बाद भी आपने कंटेंट क्रिएशन चूज करा. So if content creation वर्क नहीं करता, so how would you face that criticism or maybe आप कुछ और फील्ड में भी एक्सप्लोर करते तो वो फील्ड क्या होती? Honestly, I never thought about it that this will not work out, है ना. तो मतलब उस टाइम पे मेरी एनालॉजी ये थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि प्लान बी भी होना चाहिए. तो आई यूज्ड टू थिंक दैट प्लान बी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अपने प्लान ए पे ही इतना स्ट्रॉन्ग एक फेथ होना चाहिए. या फेथ इज द करेक्ट वर्ड. कि वो उतना फेथ प्लान ए पे होना चाहिए कि प्लान बी के बारे में सोचना ना पड़े. बट व्हेन नाउ आई थिंक, क्योंकि अब जो मैं देख रही हूँ दैट हाउ अनसर्टेन दिस करियर इज, तो मुझे शायद लगता है कि मे भी प्लान बी होना चाहिए. बट अभी भी मेरे पास प्लान बी शायद नहीं है क्योंकि नहीं सोचा कभी. एंड नाउ तो थिंग्स हैव बीन गुड, तो कभी सोचने का टाइम मिला भी नहीं कि प्लान बी क्या होना चाहिए. बट आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट कि मुझे 1 साल का समय दीजिए बिकॉज आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग इन 12th क्लास. तो आई वॉज डूइंग इट. तो दे वर लाइक कि ठीक है तुम करो बट 12th बोर्ड्स है तो उसका भी ध्यान रखो. आई वॉज साइमल्टेनियसली मैनेजिंग ऑल ऑफ इट. बट थैंकफुली कोविड था तो वो तो चलो निकल गया. बट नहीं भी होता तो आई वुड हैव स्कोर्ड प्रीटी मच वेल क्योंकि उतना मैं मैनेज कर पा रही थी. तो उसके बाद मैं आई टोल्ड देम कि मुझे 1 साल का आप समय दीजिए कि यदि मैंने कंटेंट क्रिएशन में कुछ अच्छा नहीं किया तो फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी. एंड माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव. तो उनके तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि पढ़ाई ही करनी है या हमेशा क्लास में फर्स्ट आना है या ये बनना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है. तो आई एम वेरी थैंकफुल ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. बट सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है अगेन कि एक बार ही शायद जो आपका बच्चा कह रहा है आप उसको ट्राई करने दीजिए. मे बी इट विल वर्क आउट, है ना. क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे पापा ने बस मुझे एक बार कहा था कि देख लो पहले कॉलेज कर लो और फिर ये कर लेना. तो मेरी मम्मा ने वहाँ पे थोड़ा स्टैंड लिया था कि नहीं, यदि अगर वो अभी ये करेगी और 4 साल इसमें लगा देगी तो शायद उसका वो जो अभी का पैशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जितने भी लोग जैसे पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि पहले ये कर लो फिर वो कर लेना, तो वो एनर्जी ना ख़त्म हो जाती है तब तक. वो 4 साल में 5 साल में सब कुछ मतलब आपके माइंड से निकल चुका होता है कि ठीक है अब ये कर रहे हैं तो यही कर लेते हैं ना, उसकी क्या ज़रूरत है. बहुत कम लोग हैं जो फिर से उस चीज़ को पिकअप कर पाते हैं. सो वेरी थैंकफुल ऑन दैट नोट कि मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ समझी. एंड उनका पॉइंट बहुत क्लियर था कि जो भी करो खुश रहो. उनका हमेशा से यही पॉइंट था कि वॉट एवर यू चूज टू डिसाइड, जो भी करना हो करियर में, द अल्टीमेट थिंग दैट यू वांट टू सी इज दैट यू हैव टू बी हैप्पी. तुमको खुशी मिले उस काम में. सो आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आज के समय में तो खासकर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई इज़ नॉट द ओनली करियर. बहुत कुछ है करने को पढ़ाई के बाहर भी. आई एम नॉट सेइंग दैट पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या मैंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की. मैंने सिर्फ 1 साल का ड्रॉप लिया था एंड आई गॉट बैक टू माई एकेडमिक्स क्योंकि माई मेंटर टॉट मी कि ठीक है तुम ये करो पर साथ में पढ़ाई भी कर लोगे तो कुछ नुकसान तो हो नहीं जाएगा. वो भी ज़रूरी है. एंड नाउ आई थिंक नाउ आई एम इन 3rd ईयर तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ यार बहुत ईजी था. शायद 3 साल निकल गए मुझे पता नहीं चला. एंड ज़रूरी था. एजुकेशन समहाउ ज़रूरी है. इवन इफ़ यू डोंट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, अगर मैं कोई डिग्री कर रही हूँ मुझे उसमें करियर नहीं भी बनाना है तो मुझे लगता है ज़रूरी है. एंड मे बी दैट इज़ अ प्लान बी दैट माई मेंटर टॉट मी कि हो सकता है ना आगे जाके, बिकॉज इट इज़ सच एन अनसर्टेन जॉब. तो मुझे लगता है ये समझना चाहिए कि पढ़ाई के बाहर भी एक दुनिया है. नॉट एवरी वन इज़ गोना बी इंजीनियर और डॉक्टर. हर किसी में वो स्किल नहीं होती है. जैसे मेरे घर में मुझे हमेशा कंपेयर किया गया है विद ऑल माई कजन्स हु आर इनटू IIT एंड हु आर डूइंग दिस एंड दैट. ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स एंड आई हैव नॉट बीन दैट ग्रेट इन एकेडमिक्स. तो हमेशा वो एक कंपैरिजन वाला पॉइंट रहा है. नॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स, रेस्ट ऑफ द फैमिली. तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि वो जो कर सकते वो मैं नहीं कर सकती और मैं जो कर सकती हूँ वो नहीं कर सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग. तो हर किसी के पास अपना स्किल है, अपना टैलेंट है, अपनी यूनिकनेस है. तो बस उसको एक्सप्लोर करने की देर है. या तो आप खुद करो. और कई बार जब रेजिस्टेंस पेरेंट्स से मिलता है तो मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा रेजिस्टेंस मेरे पेरेंट्स से भी था बट मैंने वो 1 साल में कुछ ऐसा करके दिखाया होगा ना कि वो मान गए कि हाँ उन्होंने मेरी मेहनत देखी, उन्होंने मेरा जुनून देखा कि
इससे ज़्यादा जुनून या इससे ज़्यादा मेहनत हमने करते इसको किसी और काम में नहीं देखा। तो देन दे गॉट रेडी कि अच्छा यू टेक दिस एज अ करियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर जितना भी तुमको काम करना है। एंड दैट्स व्हेन दे अग्रीड कि ठीक है वी विल लेट यू डू दैट। अगर मैं कह देती कि मुझे ये करना है और मैं वो काम उतने अच्छे से नहीं करती तो वो नहीं करने देते। आज आई वुड हैव बीन डूइंग समथिंग एल्स, शायद मैं भी स्ट्रगल ही कर रही होती कि क्या करना है मुझे करियर में। आई थिंक इट इज जस्ट दैट सिंपल थिंग। So you basically transformed your passion into Profession, yeah. That's amazing. I just want to ask कि प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिलना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब आप इतने यंग हैं एंड इस टाइम पे अपने अपने कंटेंट से अपने दर्शकों तक अपना कंटेंट पहुंचाकर आपने ये जो सक्सेस अचीव करी है, आपको प्राइम मिनिस्टर से नेशनल अवार्ड मिला। तो उसके लिए आप क्या फील किया आपने, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? I think definitely it's a moment that I'll cherish for a lifetime, I think, and definitely it's a big thing. But मुझे लगता है उससे भी बड़ी चीज़ ये है, definitely मतलब I'm very grateful for that award. The best thing a children can think of उसके career में is that how he or she can make their parents happy and proud. तो वो जो achievement है ना, वो मुझे लगता है वो उससे भी वो उसकी वजह से ही है, I know, but मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। I've never seen my parents so proud and happy because I have been very clueless and very पता ही नहीं था, कोई ambition नहीं था लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। So I've been always clueless. So somehow my parents have been a little worried, even if they were like कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, but वो थोड़ी अनसर्टेनिटी उनके माइंड में भी थी हमेशा कि पता नहीं क्या करेगी लाइफ में, है ना, करियर में क्या करेगी या जीवन में अच्छा करेगी या नहीं करेगी। तो हर पेरेंट का एक बहुत नेचुरल फियर होता है, मुझे लगता है होना भी चाहिए। तो वो अब जब मैं देखती हूँ और जब उस दिन जब प्रधानमंत्री जी से वो अवार्ड मिला एंड एवरीथिंग, जो भी मैंने अपने फैमिली को जितना खुश और जितना प्राउड मैंने देखा है उतना शायद कभी नहीं देखा। एंड इवन नाउ दे चेरिश इट एवरी टाइम और दे आर वेरी प्राउड नाउ। तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर इज डेफिनेटली मोमेंट टू चेरिश फॉर एवर। एंड इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड क्योंकि पता नहीं था पहले से। इट वॉज ऑन द स्पॉट जब हमें पता चला कि अच्छा दिस पर्टिकुलर क्रिएटर हैज़ वॉन दिस अवार्ड एंड वी डिडंट इवन न्यू, क्योंकि हम जब हॉल में बैठे थे तो हमें प्रोटोकॉल सभी को समझाया जा रहा था। तो प्रोटोकॉल यही समझाया जा रहा था कि दैट इफ़ यू विन द अवार्ड यू विल गो टू द स्टेज, यू विल रिसीव द अवार्ड, यू विल टेक एन एग्जिट। तो यू वर लाइक ओके, बट व्हेन आई थिंक द फर्स्ट रो में अभी एंड न्यू वाज सिटिंग, तो जब वहाँ से अवार्ड शुरू हुआ तो हर एक क्रिएटर के साथ उन्होंने 2-3 मिनट बात की, विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो हमें लगा शायद 1-2 लोगों से बात करेंगे हमसे तो नहीं करेंगे, बट ईच एंड एवरी क्रिएटर हर किसी से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की। एंड मतलब ये बहुत सीखने जैसी चीज़ है उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, I didn't felt like even for a moment that I'm talking to the Prime Minister of India, and that to such leader. मतलब मैं यदि पहले का इतिहास भी देखूँ प्राइम मिनिस्टर का, इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तो talking to him for like 2.5 minutes was definitely a moment to cherish, and we were all happy for sure, definitely grateful. एंड अच्छा लगता है देख के कि गवर्नमेंट इज़ नाउ रिकग्नाइजिंग दिस क्रिएटर इकोनॉमी। शायद ज़रूरत थी उसकी, कहीं ना कहीं उस वैलिडेशन की ज़रूरत थी। एंड नाउ इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन क्रिएटर्स ऑल्सो दैट वी वॉन्ट टू विन दैट अवार्ड टू। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अवार्ड, आई थिंक इट्स अबाउट दैट वैलिडेशन दैट यू गेट कि कंटेंट में भी नेशनल अवार्ड हो सकता है। बिकॉज हमने हमेशा फिल्म्स के लिए नेशनल अवार्ड सुने हैं, स्पोर्ट्स के लिए नेशनल अवार्ड सुने हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण एंड विभूषण, एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटर, आई थिंक नो न्यूज़ मीडिया एंड एनीथिंग, एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एवर थॉट ऑफ डूइंग अ नेशनल अवार्ड फॉर क्रिएटर्स, एंड देन गवर्नमेंट केम अप विथ इट. So that was definitely a huge validation to each and every creator who thinks of making big it in the content creation. So yeah. So ma'am, you do a lot of things. You manage your YouTube channel, you manage your Instagram, you have so many followers. So I want to ask, what's your secret to managing the time, and how do you deal with the stress that comes with this work? Honestly, I think stress is definitely a part of it because every day there's some new sort of challenge that you have to deal with. कभी कुछ टीम में कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी कुछ क्लाइंट के साथ कोई दिक्कत होगा, कभी ऑडियंस को रिप्लाई नहीं दिया तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा। लाइक फ्रॉम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों तक हर एक दिन we'd go through different challenges and situation, but I think it's fun. I mean
जब आप अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं और जब उसमें कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम भी आता है ना, तो यू डील विथ इट विथ ऑल दी ईज. मतलब ऑफ कोर्स परेशानी होती है, बहुत कुछ होता है बैक स्क्रीन जो आपको नहीं दिखता है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई फील वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू डू दिस एवरी सिंगल डे. तो आई थिंक क्योंकि काम बहुत पसंद का है तो मैं शायद उससे डील कर लेती हूँ कहीं ना कहीं. एंड डेफिनेटली उसके साथ साथ माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो कुछ भी होता है तो वो हमेशा एक पिलर की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं. नॉट जस्ट दैट, माई मेंटर ऑल्सो, जो मेरे कंटेंट मेंटर है मनीष पांडे जी, वो भी मेरे साथ हमेशा एक बैकबोन की तरह खड़े रहते हैं कि ठीक है तुम करो, विल डील विद इट. एंड डेफिनेटली माई टीम हुएवर इज़ मैनेजिंग एंड लुकिंग आफ्टर थिंग्स, तो वो बहुत ईजी कर देती हैं चीज़ों को मेरे लिए. सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ इनटू अ पार्ट ऑफ दिस होल कंटेंट क्रिएशन, आई थैंक देम एवरी डे. एंड वो चीज़ों को बहुत ईजी कर देते हैं. When it comes to management, I think management का बहुत simple role है, that is planning, and planning का जो execution है, because planning बहुत लोग करते हैं, execution बहुत कम लोग करते हैं. तो सबसे पहले तो आता है प्लानिंग और फिर प्लानिंग पे एग्जीक्यूशन करना. सो एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल वीक और मंथ यू से वी हैव वेरी फिक्स शेड्यूल कि कौन से दिन क्या करना है. एंड कभी कभी ऐसा होता है, अब तो खासकर ज़्यादा होता है कि यू डोंट नो कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, बिकॉज थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन. जैसे अभी हम बैठे हैं, यू गॉट अ कॉल, है ना, दैट हैव टू गो, तो ये अनसर्टेन चीज़ें आ जाती है. बट आई थिंक अल्टीमेटली हाउ यू प्लान द थिंग्स एंड हाउ डू यू मैनेज इट अलॉन्ग विद द टीम एंड एवरी हर किसी का सपोर्ट जब मिलता है तो चीज़ें ईजी हो जाती है. सो दैट्स हाउ आई डू इट. Ma'am, you have mentioned mentor a lot of times, right? So I would like to know more about him. ओके, तो मेरे जो कंटेंट मेंटर है वो है मनीष पांडे जी. ही इज़ ऑल्सो मेंटर टू अ लॉट ऑफ फेमस कंटेंट क्रिएटर्स दैट यू सी, बी इट रणवीर अलाबादिया, बी इट भुवम, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री दैट यू सी हु आर ऑलरेडी ऑन द टॉप ऑफ इट. सो उनका एक बुक है बूमिंग डिजिटल स्टार्स करके. Okay. तो वो मार्केट में नया नया जब वो लॉन्च हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है. तो बट उनका जब बुक लॉन्च हुआ था तो ऑन एवरी अदर क्रिएटर स्टोरी आई वाज, मतलब मुझे बहुत मल्टीपल टाइम्स वही बुक का पोस्टर दिख रहा था. तो मैंने कई बार देखा बट इग्नोर किया कि होगा कुछ शायद. बट आई वाज सीइंग इट सो मेनी टाइम्स, तो मुझे लगा यार क्या है ये, तो मुझे फोमो क्रिएट हुआ. तो आई ऑर्डर दैट बुक. तो किताबें तो मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, तो मैंने ऑर्डर कर दिया कि चलो देखेंगे क्या है. तो मैंने वो किताब मंगाई एंड उस किताब में सभी जितने भी टॉप सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं उनकी कहानियाँ हैं. हाउ दे स्टार्टेड, क्या स्ट्रगल्स हैं उनके, अभी वो क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दे आर डूइंग नाउ एंड हाउ दे हैव रीच्ड दैट पर्टिकुलर हाइट. तो दैट वाज अ वेरी गुड बुक एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा हु इज़ मनीष पांडे जी. तो तब मुझे पता चला. तो मैंने वो किताब पढ़ी और मैंने उनको टेक्स्ट किया इंस्टाग्राम पे कि मुझे आपकी किताब बहुत अच्छी लगी. टू विच ही इंस्टेंटली रिप्लाइड, आई डोंट नो हाउ. And I was hardly at 3,000 or 4,000 followers at that time, and I was creating content around. और उसमें बस मैंने शुरू ही किया था ये श्रीमद् भगवद गीता वाला कंटेंट. टू माई सरप्राइज आई डोंट नो व्हाट, उन्होंने मेरा कंटेंट देखा एंड देन ही रीच्ड आउट टू मी कि तुम मुझसे कनेक्ट करो. तो आई वॉज ऑलरेडी वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम कि वो जो काम कर रहे हैं, मैं तो चाह ही रही थी कि मुझे उनसे एक बार बात करने मिले कि हाउ ही हैज़ गाइडेड सो मेनी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स. तो क्या है ऐसा जो मुझे भी थोड़ा मिल जाए तो मैं भी उस पाथ को फॉलो करूँ. एंड समहाउ मुझे लगता है वहाँ पे भी अगेन वो गॉड्स प्लानिंग थी शायद वहाँ पे. तो एट दैट टाइम आई वाज कमिंग टू दिल्ली. मैंने उनसे कनेक्ट किया एंड वो भी दिल्ली में थे. तो ही कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग कि तुम आके मुझसे मिलो. तो मैं जाके उनसे मिली एंड उन्होंने मुझे बताया कि मैंने देखा तुम्हारा कंटेंट, तुम क्या कर रही हो. एंड 1 घंटा उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया कंटेंट के बारे में. एंड सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि आई वॉज नॉट इवन एबल टू प्रोसेस इट कि जो मैं सोच रही थी जिनसे बात करने का. एंड नाउ आई एम नेक्स्ट वीक आई एम मीटिंग हिम एंड वी आर सिटिंग ऑन अ टेबल एंड डिस्कसिंग थिंग्स ऑन पेपर कि हमें क्या करना चाहिए कंटेंट में. एंड पूरा 1 साल का पूरा SOP, सिस्टम ऑफ प्रोसेस एंड प्लानिंग उन्होंने मुझे लिख के दिया था. एंड मुझे उस पूरे कॉन्वर्सेशन में से सिर्फ एक चीज़ जो याद थी, दैट ही टोल्ड मी दैट यू विल क्रिएट कंटेंट फॉर द नेक्स्ट 700 days एंड देन यू विल मीट मी. तो दैट गॉट स्टक विथ मी कि एंड आई हैड दिस इन माई माइंड कि मुझे यही करना है. what he has said कि create like that content for 700 days without fail and then meet me, and it worked. तो 700 दिन से पहले ही वर्क कर गया था.
एंड देन आई टेक्सटेड हिम एंड देन थ्रू आउट दैट ईयर एंड अभी भी कुछ भी होता है कंटेंट में तो आई रीच आउट टू हिम कि अगर मैं कहीं मतलब फंस गई हूँ, कहीं स्टक हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ही गाइड्स मी ओवर अ कॉल और अ मीटिंग. तो थ्रू आउट दिस थ्रू आउट दीज 3 years उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है कंटेंट में. एंड अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग अबाउट हिम कि बहुत सारे क्रिएटर्स चाहते हैं कि वो मेंटरशिप उनसे मिले, बट उनकी ये चीज़ है कि ही विल पिक यू, यू कैन नॉट पिक हिम. तो ये आई डोंट नो हाउ विद गॉड्स ग्रेस ही पिक मी टू मेंटर मी. एंड बहुत बड़ा रोल है मेरे कंटेंट क्रिएशन में उनका. एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है. तो हाँ. What I see is that it's for you consistency was never a problem. Yeah. But for a lot of our audience, it is. So how do we fix this? Honestly, anything, be it consistency, be it hard work, determination, everything, जो भी हम terms कहते हैं ना, that if you want to, in order to be successful, you have to follow these things. A very simple thing is that जब तक goal बहुत crystal clear नहीं होगा ना, तब तक nothing will work out. है ना, be it consistency, be it focus and determination, hard work, everything, whatever words you tell. बट मुझे लगता है जब तक वो गोल क्लियर नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा. जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. जैसे लोग जब मुझे डीएम करते हैं कि हम फोकस नहीं है, हम कंसिस्टेंट नहीं है पढ़ाई में या कंटेंट में या किसी भी चीज़ में, तो मैं उनको एक कहानी सुनाती हूँ कि जैसे मान लो कि आपको बहुत भूख लगी है और आपने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है. राइट. है ना, और ऑफ कोर्स 24 घंटे से कुछ नहीं खाया होगा तो कितनी भूख लगी होगी, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपसे यदि मैं उन 24 घंटे के बाद पूछूं कि आपको अभी क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? फूड. खाना चाहिए, है ना, फूड चाहिए. और कुछ माइंड में आएगा कि मुझे उस दोस्त से बात करनी है, मुझे ये मीटिंग करनी है, मुझे वो चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे वो वीडियो बनाना है. नथिंग विल कम इन योर माइंड, क्योंकि बहुत क्लियर है माइंड में कि अभी तो सिर्फ खाना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में, है ना. क्योंकि वहाँ पे थॉट बहुत क्लियर है कि अभी तो सिर्फ यही चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी ऐसा ही है. तो जब आप इतने भूखे हो, जब आपको 24 घंटे से कुछ नहीं मिला है खाने को, तो योर गोल इज़ वेरी क्लियर कि मुझे तो अभी सिर्फ खाना चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू योर वर्क ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है जब तक वो गोल उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा और जब तक किसी चीज़ के लिए इतनी भूख नहीं होगी कि मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, वो वही महाभारत में अर्जुन की आँख वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है कि जब तक उतना क्रिस्टल क्लियर गोल ना हो कि उसके सिवा और कुछ ना दिखे, तब तक कुछ नहीं होगा. एंड दैट विल सॉल्व एवरीथिंग फॉर यू. जब गोल बहुत क्लियर है तो अपने आप काम करोगे ना. किसी को बोलना थोड़ी ना पड़ेगा कि काम करो या ये चीज़ें करनी पड़ेगी. यू विल ऑटोमेटिकली डू इट. तो हम हमेशा मोटिवेशन बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं. कोई वीडियो देख लिया, कोई रील देख लिया, एंड वो हमें लगता है कि 2 घंटे में तुमने बहुत पूरी दुनिया जीत लेनी है, एंड फिर वो 2 घंटे बाद फिर वापस वही आ जाते हैं. तो जब तक वो गोल क्लिस्टर क्लियर नहीं होगा कि मुझे यही करना है, तब तक वो कंसिस्टेंसी, फोकस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क नहीं आएगा. So motivation should be from internal, not external. हाँ, एंड वो इंटरनल मोटिवेशन ना परमानेंट होगा, वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो किसी रील से या किसी वीडियो से देखा हुआ नहीं होगा, वो परमानेंट होगा. बीच में आप यू कैन टेक अ रेस्ट, यू कैन टेक अ हम जैसे कहेंगे एक कॉमा लग सकता है, बट फुल स्टॉप नहीं लगेगा कभी भी. तो वो हमेशा कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए, बिकॉज वी लिव इन दैट वर्ल्ड डेफिनेटली, बट देन अगेन रिमाइंड योर सेल्फ व्हाई आई स्टार्टेड दैट, है ना. फिर से वो याद दिलाओ कि वो क्यों शुरू किया था, वो क्रिस्टल क्लियर गोल क्या है. कई बार हमें लगता है कि हमारा गोल बहुत क्लियर है, बट शायद अभी भी वो उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, इसलिए मैं क्रिस्टल क्लियर कहती हूँ. उसको एकदम साफ होना चाहिए कि यही चाहिए. तो जब तक वो नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी. वो क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी. ग्रेट. सो मैम, आपको साड़ी वाली क्रिएटर के नाम से हम भी जानते हैं जी. एंड वी समहाउ एसोसिएट साड़ी विद आवर इंडियन ट्रेडिशनल रूट्स. राइट. क्योंकि पहले के टाइम पे साड़ी एंड ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं. राइट. अब आपकी एज एंड हमारी एज ग्रुप में आई थिंक मोस्टली अब लोग थोड़ा वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न आउटफिट्स ज़्यादा पहनने लगे हैं. एंड साड़ीज़ एंड ऑल को मोस्टली आई थिंक फैमिली फंक्शंस वगैरह में तो ज़्यादा पहना जाता है एंड काफ़ी कम देखने को मिलता है. राइट. सो आप इस चीज़ के लिए आई थिंक थोड़ा स्टैंड करते हो, सिंस यू आर द साड़ी वाली क्रिएटर. सो आप क्या बताना चाहते हो इस हेरिटेज एंड इस ट्रेडिशनल क्लोथिंग के बारे में? See, I think fashion is very subjective, है ना. हर किसी के लिए अलग हो सकता है, but for me fashion या साड़ियाँ पहनना is very personal, and I think that fashion for me is upholding my culture and tradition, and nothing can beat साड़ी in that. I'm not saying that
मतलब मैं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के चॉइस को क्वेश्चन नहीं करती कि यदि उसने किसी भी प्रकार के कपड़े पहने हैं तो वो क्यों पहने, उसकी अपनी चॉइस है, राइट। इट्स जस्ट दैट कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये पहनती हूँ, बट आई विल नेवर क्वेश्चन कि आपने ये क्यों पहना है या ये नहीं पहनना चाहिए। द रीज़न दैट आई प्रमोट साड़ीज इज दैट इट्स नॉट जस्ट कि क्योंकि ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है या हेरिटेज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स मोर अबाउट द डाइंग आर्ट दैट वी सी नाउ। क्योंकि अभी जो व्हाट आई फील कि भारत में जो टेक्सटाइल और हैंडलूम है वो किसी और देश के पास नहीं है, एंड इट इज़ अ डाइंग आर्ट नाउ बिकॉज 10 years डाउन द लाइन सिर्फ प्रिंट्स रह जाएंगे, सिर्फ डिज़ाइंस रह जाएंगी, वो जो कला है वो नहीं रह जाएगी। तो मैं उस कला का सम्मान करती हूँ जो इतनी मेहनत से बनाई जाती है, और हर एक साड़ी के पीछे अपना इतिहास है, और मतलब हर एक साड़ी की अपनी एक वैल्यू है। यदि वो महाराष्ट्र की पैठणी साड़ी हो या बनारस की बनारसी साड़ी हो या वेस्ट बंगाल की ताज साड़ी हो या गुजरात की बांधनी अजरक हो, हर एक चीज़ को बनाने की जो कला है तो वो उसका सम्मान है। तो मुझे लगता है वो सम्मान सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि ये जो कला है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रयास यही है कि किस तरह ये कला को जीवित रखा जाए ताकि ये कला कभी ख़त्म ना हो, और उसके जो कला के जो कारीगर हैं वो भी कभी ख़त्म ना हो, तो और भी लोग इस कला को सीखें। और मुझे ऐसा लगता है कि हर जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। नो अदर आउटफिट कैन मेक मी फील दैट कॉन्फिडेंट। इट्स नॉट जस्ट दैट कि मैंने कभी वो चीज़ें ट्राई नहीं की हैं, आई हैव वोन ड्रेसेस एंड एवरीथिंग मैंने ट्राई किया, बट वंस आई सॉ दैट कि मुझे ये अच्छा लगता है व्हेन आई वेयर अ साड़ी, और मे बी फॉर दैट मैटर ऑल्सो सलवार सूट, या जो भी एथनिक जो पूरा साइड है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है स्पेस। अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव है ना, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, एंड विद दैट आई ट्राई टू प्रमोट कि यदि मुझे ये अच्छा लगता है तो शायद और लोगों को भी अच्छा लगता होगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अगेन अ न्यू कूल अगेन। तो साड़ीज़ को एक एक कूल एंड एक ट्रेंडी की तरफ एक जो मोड़ है वो देना चाहती हूँ कहीं ना कहीं, कि दिस इज़ ऑल्सो फॉर्मल। जैसे हम कहते हैं कि कहीं कोई फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं तो यू नीड टू वेयर ब्लेजर एंड कोट एंड एवरीथिंग, और साड़ी फॉर्मल नहीं है। हम लाइक साड़ी से ज़्यादा तो कुछ फॉर्मल है ही नहीं राइट। जैसे अभी मैंने साड़ी पहनी है तो आई उसको मैंने ब्लेजर के साथ स्टाइल किया है, तो यू कैन मिक्स इट अप है ना। मैंने ना वो छोड़ा है ना ये एकदम पकड़ा है, इट्स अ ब्लेंड, इट्स अ मिक्स ऑफ इट, न्यू कूल अगेन। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन एंड दैट्स व्हाट आई प्रीच कि सबसे पहले तो वो कला का सम्मान है, और मुझे लगता है कि साड़ी पहन के हर एक स्त्री बहुत सुंदर दिखती है, तो मुझे लगता है नथिंग कैन बीट दैट। तो बस उसको आगे ले जाने का प्रयास है। तो हाँ, आप हमने जाना कि आपने कथक एंड क्लासिकल डांसिंग आई थिंक सीखा। हाँ जी। इसके अलावा आपने सिंगिंग वगैरह और कोई हॉबीज़ भी ट्राई करी? हाँ, जैसे मैंने कहा कि मतलब प्री कोविड आई वाज डूइंग कथक, तो मैं डिप्लोमा कर रही थी, तो उस समय मैंने 2 साल का ही डिप्लोमा किया है। उसके बाद तो फिर कोविड ही आ गया, तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्टेजेस। तो मैंने कई स्कूल में तो खैर बहुत परफॉर्म किया है, बट उसके बाद स्टेट लेवल पे स्टेज एंड देन नेशनल लेवल पे भी हमने परफॉर्म किया था, एंड देन आई डिड दूरदर्शन ऑल्सो। तो आई हैव डन प्रिटी मच दैट। और अभी फिर कोविड के बाद में अभी एक साल तो नहीं, 6 महीने पहले मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया है। तो वो थोड़ा विरासत में सुरताल की समझ मिली है, क्योंकि मम्मी ने म्यूज़िक में पढ़ाई की है, और मम्मी की जो पूरी फैमिली है वो थोड़ा म्यूज़िक के तरफ ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट एवरीवन इन दैट फैमिली कहीं ना कहीं गाते हैं वो सब लोग। तो मम्मा भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो थोड़ी सुरताल की समझ विरासत में मिली हुई है। और मेरा खुद भी इंटरेस्ट है कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है मैं उसको एक्सप्लोर करूं। तो अभी मैंने 6 महीने पहले सीखना शुरू किया, एंड आई विल बी अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिस मई मंथ में। तो मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ अभी, हिंदुस्तानी क्लासिकल। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा कुछ प्रेजेंट भी थोड़ा बहुत तो। आज ना मेरा गला बैठा हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इतना आता भी नहीं ऑनेस्टली, सिर्फ 6 महीने ही सीखा है, वो बहुत बेसिक से, क्योंकि एकदम शुरुआत से शुरू कर रही हूँ, तो बहुत कुछ ऑनेस्टली आई थिंक मे बी यू कैन ट्राई वी वुड लव दैट। क्या सुनाऊँ बताओ। एनीथिंग जो आपका फेवरेट में भी।
देखो ज़्यादातर तो मैं जैसे गाती हूँ वो भजन या इस तरह की ही चीज़ें होती है, बट साथ साथ जो मेरा शौक़ है वो मतलब इसके साथ जो बहुत शौक़ मैं जिस चीज़ का रखती हूँ वो है पुराने गाने सुनने का, है ना, जो एकदम 90s 80s 70s के गाने हैं, लता जी के, आशा जी के, है ना, मोहम्मद रफ़ी जी के, इन सब जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो यदि या तो मैं वो सुना सकती हूँ या तो भजन सुना सकती हूँ, नाउ यू डिसाइड क्या सुनाऊँ। आपको जो मन करे। ऑलराइट, आई ट्राई। मैं वैसे आज गला बैठा हुआ है तो आई डोंट नो हाउ इट विल साउंड, तो लेट्स ट्राई। ठीक है, तो श्री राम जी का एक भजन है तो मैं वो सुनाने का प्रयास करती हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। That was beautiful. थैंक यू सो मच। दिस इज नॉट माई ओरिजिनल वॉइस, और अच्छी है बट आज गला बैठा हुआ है। So ma'am, one last question. What advice would you like to give to this generation? Because you connect a lot. आप भी उस generation से belong करते हो, तो what advice would you like to give? सी द एडवाइस इज़ वेरी सिंपल। जैसे मैं जो हूँ हमेशा भारतीय संस्कृति और धरोहर की बात करती हूँ और इस परंपरा को आगे ले जाने की बात करती हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आए कि क्या ज़रूरत है अपनी भारतीय संस्कृति या धरोहर को आगे ले जाने के लिए। उसके लिए तो बहुत सारे लोग हैं, कार्य कर रहे हैं। तो एक मराठी उपन्यासकार हैं विष्णु खांडेकर, उनकी एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि इंसान पैदा नहीं होता, इंसान बनता है, और वो बनता कैसे है? अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा से। तो वो इंसान बनने की ज़रूरत है आज के समय में, और मुझे लगता है खासकर जो जनरेशन है उसको समझने की ये ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाना चाहिए। तो यदि आप आज वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो भी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करना है। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग वेस्टर्न एंड बीइंग मॉडर्न। तो यदि आप सोच से मॉडर्न होते चलेंगे और संस्कारों को साथ में रखेंगे ना, तो वो हमेशा आगे तक काम आएगा। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल मैसेज टू ईच एंड एवरीवन। Amazing ma'am, thank you for your inspiration. And So मैम, आपके साथ ही कॉन्वर्जेशन बहुत इंस्पिरेशनल रही है। Thank you so much. And I'm sure our audience would have loved having you with us. Thank you. Absolutely. And spirituality and everything that you have covered is not just a content for us, it's like a movement. Yeah. Because it's so unique, it's so diverse. That's what I want to build. Great. Right? That's like really, we really appreciate that. Thank you And so much for having me. Thank you so Really much We are for much being pleased, at ma'am. TEDxSRCC, and thank you for being a part of TED. Thank you so much.